हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। और अपन आगे पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया था, जिसमें 3 टॉपिक थे। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो लीनियर में था, और सरफेस में था, और वॉल्यूम में था। इन तीनों के बारे में डिस्कस कर लिया। तो जरा एक बार उनका यूज देख लेते हैं। उनका यूज क्या है? जैसे सपोज कि आपका एग्जाम्पल नंबर जो है वो है 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है कि आपके पास में एक रिंग है, ये रिंग। इस रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। बिल्कुल सही है। इस तरीके से यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके। इस रिंग की एक्सिस के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। किसके ऊपर फाइंड आउट करना है? और इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है आपको, कौन सी? आर है, कैपिटल आर। और आपको इस डिस्टेंस के ऊपर, एक्स डिस्टेंस के ऊपर, इस पी पॉइंट के ऊपर क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। यहां तक की बात क्लियर है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे एक सेगमेंट लेना पड़ेगा। ये सेगमेंट है अपने पास। जब अपन सेगमेंट लेंगे तो ये पूरा चार्ज क्या है अपने पास में? क्यू है। पूरा चार्ज क्या है? क्यू है। तो अगर अपन ने स्मॉल सेगमेंट ले लिया तो चार्ज क्या बन गया अपने पास में? डी क्यू बन गया। और अपन ने इस लाइन से इसको मिला दिया। तो आपके पास में ये क्या है अपने पास में? आर स्क्वायर प्लस कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। ये बात। अब उसके बाद की देखते हैं। उसके बाद क्या होगा अपने पास में? इस पॉइंट के ऊपर, इस वाले पार्ट के कारण आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा अपने पास में? डी E1 cos थीटा। और इसका परपेंडिकुलर पार्ट कौन सा हो गया अपने पास में? डी E1 sin थीटा। क्लियर है? और अगर अपन इस नीचे वाले को भी अगर ऐड करते हैं यहां पे से, तो इस नीचे वाले के कारण क्या होगा आपके पास में? ये हो गया अपने पास में डी E2 cos थीटा। और ये कौन सा हो गया अपने पास में? डी E2 sin थीटा। ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन सबसे पहले डी E1 और डी E2 फाइंड आउट कर लेते हैं। डी E1 और डी E2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपको पता ही है डी E1 यानी आपको ये अच्छी तरह पता है कि E इक्वल टू कितना होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर E। लेकिन अपन जो निकाल रहे हैं वो स्मॉल सेगमेंट के कारण निकाल रहे हैं। तो कितना हुआ अपने पास में? डी ई इक्वल टू के, ये हो गया डी क्यू अपॉन कितना हो गया बताओ? आर स्क्वायर। आर की जगह क्या यूज होगा? अंडर रूट एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप अगली स्टेप के अंदर यूज कर सकते हैं के डी क्यू। ये हो गया आपके पास में अंडर रूट, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर रूट कैंसिल। आपके पास में क्या बचा? के डी क्यू। के डी क्यू अपॉन क्या हुआ? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगली स्टेप के अंदर इसके आगे यहां देखना एक बार। तो आपके पास में डी क्यू है, लेकिन आपको यूज क्या करना है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करना है। लेकिन ये कौन सा रूल है? ये है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि आप अगर इसको ब्रेक करेंगे तो आपके पास में एक वायर निकलेगा। और वायर का मतलब क्या होता है? वायर का मतलब होता है कि आप किसकी बात कर रहे हो? एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला क्या था? लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया? डी क्यू अपॉन डी एल। बात क्लियर? डी क्यू अपॉन कितना हो गया? डी एल। इसको तो मल्टीप्लाई करते हैं तो लैम्डा डी एल इक्वल टू कितना हो गया पास में? डी क्यू। ये क्यों आया है? क्योंकि मैंने फॉर्मूला जो लिखवाया था वो ये था, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। डी नहीं था वहां पर। लेकिन अपन जो बात कर रहे हैं वो है एक छोटे से पार्ट की। अपन एक छोटे से पार्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो अपन यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं। अतः देन तो कितना हुआ अपने पास में? तो ये हो गया डी E1 इक्वल टू, ये हो गया अपने पास में के मल्टीप्लाई कितना हो गया? लैम्डा डी एल अपॉन कितना हो गया? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात? अब आपको पता है कि ये दोनों पार्ट तो कैंसिल हो गए और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है? डी E1 cos थीटा और डी E2 cos थीटा। दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर है। तो इन दोनों में से कोई सा भी एक कंपोनेंट काम मिल जाए। कौन सा? एक कंपोनेंट। ठीक है? तो अपन ये लेंगे कौन सा? डी E1 इक्वल टू कितना हो गया? सॉरी, E इक्वल टू हो गया अपने पास में डी E इक्वल टू, ये हो गया डी E1 और ये हो गया अपने पास में cos थीटा। एक बार आप यहां तक अच्छी तरह करें, फिर आगे कराते हैं।
उसके बाद में डी ई वन की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो आपके पास में आएगा डी ई इक्वल टू, ये हो गया अपने पास में के लेमड़ा डी एल अपॉन कितना हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया बच्चों कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें, किसी भी ट्रायंगल से निकाल लें, दोनों में से बताओ क्या है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, जैसे ये है अपने पास में 90 डिग्री, ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास में हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया बेस क्योंकि ये थीटा है, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी, कॉस थीटा ये बी अपॉन एच, बेस क्या है एक्स, एच क्या है ये ना, तो अंडर रूट कितना हो गया बताओ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बात क्लियर है यहाँ पे, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। आप यहाँ पुट करें तो आपके पास में क्या आएगा डी ई इक्वल टू के लेमड़ा डी एल मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया एक्स अपॉन अंडर रूट, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ इधर ये चली गए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात यहां तक की। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ये हो गया, इसके बाद में यहां देंगे ये हो गया डी ई इक्वल टू, और ये हो गया के लेमड़ा डी एल एक्स एज इट इज अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो गई 3/2, क्योंकि इसकी पावर हाफ और इसकी पावर कितनी है 1, हाफ प्लस 1 3/2। आगे देखिए ये हो गया आपके पास में डी ई इक्वल टू, यहां से आप इस डी को जैसे हटाएंगे तो किसका साइन आएगा इंटीग्रेशन का, और आप यहां से के लेमड़ा और कौन सी वैल्यू के एज इट इज लेमड़ा एज इट इज और एक्स एज इट इज, और ये क्या हो गया आपके पास में ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो गई 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ कितना हुआ डीएल, और डीएल का मतलब कितना हो गया अपने पास में 2πr, क्यों क्योंकि ये पूरी लेंथ ही तो है इसकी, ये 2πr। क्लियर है बात। तो आपके पास में ई इक्वल टू कितना हो गया के लेमड़ा एक्स मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 2πr अपॉन कितना हो गया ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है अपने पास में 3/2। ठीक, अब अपन इसको क्या बोल सकते हैं, इस पूरे पार्ट को के बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं क्यू क्यू क्यू, क्यों क्योंकि लेमड़ा मल्टीप्लाई बाई 2πr इक्वल टू कितना हो गया क्यू, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ ये हो गया के, और इस पूरे ये क्यू ये हो गया एक्स अपॉन कितना हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो गई 3/2 हो गई। तो ये आपका फाइनल आंसर है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपका जो एग्जाम्पल नंबर ये तो 4 था, अब एग्जाम्पल नंबर जो 5 है वो क्या कह रहे हैं, देखो एक बार एग्जाम्पल नंबर 5 इसी के आंसर से स्टार्ट होगा, इसी के आंसर से स्टार्ट होगा। कौन एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 ये कह रहा है कि ये जो x है इस x की वैल्यू दे रखी है r√3 है, इस x की वैल्यू कितनी है r√3 है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कब, जब इस x की वैल्यू कितनी हो r√3 हो, मतलब ये जो साइड ये जो डिस्टेंस है इसको कम कर दिया, यानी इस रेडियस का 3 टाइम्स कर दिया। तो एक बार आप इसको देखें यहाँ पे, तो ये हो गया अपने पास में e इक्वल टू के एज इट इज क्यू एज इट इज, ये कितना होगा बच्चों r√3 अपॉन ये हो गया आर स्क्वायर प्लस r√3 का होल स्क्वायर की पावर कितनी है अपने पास में 3/2। सोल्व करें के क्यू r√3 डिवाइड बाई ये कितना हुआ आर स्क्वायर, ये कितना हुआ r3r स्क्वायर, 3r² की पावर कितनी हो गई 3/2। क्लियर है यहाँ तक। ऊपर वाला इट इज के क्यू r√3 अपॉन 3r², एक r², 4r² की पावर कितनी हो गई 3/2। आगे यहां देखें ये हो गया के क्यू r√3 डिवाइड बाई
ये हो गया 2r का होल स्क्वायर, पावर कितनी है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा k क्यू आर रूट 3 अपॉन, यानी कितना बचा 2r की पावर कितनी है बच्चों 3। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे क्या प्रोसेस होती है। k क्यू आर रूट 3, ये हो गया 2 का क्यूब कितना है 8 और r का क्यूब r3, इससे कैंसिल हुआ, तो फाइनली आंसर क्या है k क्यूब रूट 3 अपॉन कितना हो गया 8r²। ये आपका क्या है फाइनली आंसर। ये आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो गया 5। तो एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, 5 एग्जाम्पल आपके क्लियर हो चुके हैं जो आप ढंग से देखें। नेक्स्ट टॉपिक अभी मैं आपको करवाता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होगा अब आपका, वो है गॉस लॉ। कौन सा लॉ? गॉस लॉ। और इससे आपके सारी एप्लीकेशन होगी, जो 5 एप्लीकेशन है वो इसी के ऊपर चलेगी। ठीक है, अब आप देखें, आज मैं आपको इसका स्टेटमेंट बताऊंगा, कल प्रूफ करना बताऊंगा। गॉस लॉ, गॉस लॉ होता क्या है? गॉस लॉ क्या होता है समझे। गॉस लॉ क्लोज सरफेस पे लगता है, और क्लोज सरफेस का मतलब आप अच्छी तरह समझते हैं कि 3D पिक्चर होनी चाहिए। कौन सी पिक्चर होनी चाहिए? 3D पिक्चर हो, उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। जैसे सपोज कि आपके पास में एक सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यहां पे कोई एक पार्टिकल रखा हुआ है, या फिर आप ये कह सकते हो कि कोई वस्तु रखी हुई है, या फिर आप ये कह सकते हो कोई स्पेयर रखा हुआ है, कोई भी चीज है। अब आपने इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया, तो ये क्या हो गया आपके पास में ds वेक्टर, और ये क्या हो गया आपके पास में e वेक्टर। ठीक है, ds वेक्टर e वेक्टर, इनके बीच का एंगल क्या है थीटा, और इसमें क्या रखे हैं बहुत सारे चार्ज रखे हैं ये वाले। तो इन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, इन चार्ज के कारण जो इस सेगमेंट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है अपने पास में e वेक्टर डॉट ds वेक्टर। e वेक्टर डॉट ds वेक्टर की जो वैल्यू है, यानी फ्लक्स की जो वैल्यू है, इस पूरे सिस्टम के अंदर प्रेजेंट चार्ज क्या है q, उसका मल्टीप्लाई कितना होता है 1/ε0 टाइम्स होता है। यानी गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, किसी भी क्लोज सरफेस से कोई भी चार्ज यानी कोई भी फ्लक्स पास हो रहा है, किसी भी क्लोज सरफेस से अगर फ्लक्स पास हो रहा है, तो उस फ्लक्स की जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू होगी प्रेजेंट चार्ज बाय एनक्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस में जो चार्ज प्रेजेंट है q मल्टीप्लाई बाय 1/ε0 के इक्वल होगी। तो वो कौन सा लॉ होगा आपके पास में? गॉस लॉ होगा। यहां तक की बात क्लियर है क्या? तो ये है गॉस लॉ का स्टेटमेंट। क्या है ये? गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। इसको प्रूफ करके देखते हैं। देखो, ये एलएचएस पार्ट हो गया आपके पास में, और ये कौन सा पार्ट हो गया? आरएचएस पार्ट हो गया। इसका मतलब इसको यूज करके और ये प्रूफ करना है, तो ले लो कोई बात नहीं। फाई इक्वल टू कितना है अपने पास में? इंटीग्रेशन क्लॉज, क्लॉज के लिए आप ये लगाओगे, क्लॉज इंटीग्रल ये होता है, और ये नहीं लगाओगे तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं फॉल्ट कर रहे हो, और ये बहुत बड़ी गलती है। यही ही डिसाइड करेगा क्लॉज इंटीग्रेशन के बारे में। तो आपके पास में ई बार आ गया, यहाँ क्या हो गया ds, और आपको पता है कि e इक्वल टू कितना होता है अपने पास में k q अपॉन r स्क्वायर। जैसे मान लो कोई भी स्पेयर लोगे आप क्लोज के अंदर, तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी r, यहाँ पे चार्ज सेम है, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे सब जगह सेम ही होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म चल रहा है यहाँ पे, सब जगह पे सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सब जगह सेम होगा। इन पे सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। और डिस्टेंस क्या होगी आपके पास में? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी यार? तो आप यहाँ यूज कर सकते हो। तो फाई इक्वल टू कितना होगा? k q अपॉन r स्क्वायर। इंटीग्रेशन कितना होगा? ds, और ds क्या है? ये स्पेयर है। क्यों? सर्किल तो ले नहीं सकते, सर्किल तो ओपन हो गया, 2D पिक्चर हो गई सर्किल। तो आप कौन सी पिक्चर लोगे? 3D पिक्चर। और 3D पिक्चर में ये क्या हुआ आपके पास में? स्पेयर, और स्पेयर के एरिया क्या होता है? 4πr स्क्वायर। ये तो होता है, क्या होता है? 4πr स्क्वायर। तो आप फाइनली क्या लिख सकते हो? फाई इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है? 1/4πε0 मल्टीप्लाई में कितना हो गया? q अपॉन r स्क्वायर एज इट इज, और ds क्या हो गया? एरिया, यानी 4πr स्क्वायर।
4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर था उसका, क्या बचा आपके पास में, फाइनली क्या बचा, फाई इक्वल टू कितना हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये होता है गॉस लॉ का प्रूफ। यहां तक की बात क्लियर हो गई है, ये गॉस लॉ का क्या है, प्रूफ है। ओके, इसकी मैं कल आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करूंगा, जो आपकी 5 एप्लीकेशन